नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। हम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये फ़ोन लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करिए या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन लाइन नंबर हमारी खुली हुई है 9167329108। इस पर आप हमें कॉल करिए या फिर सोशल मीडिया हैंडल पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका। लेकिन आज मार्केट की बात करें तो बाजार में आज दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली हावी है और ऊपरी स्तरों से अगर 20,000 के लेवल्स टच किया, लेकिन उसके बाद 20,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। उसके बाद हम फिर से कल की तरह ही देख रहे हैं कि 20,000 का लेवल टच करता है, उसके बाद बाजार वापस से नीचे आ जाता है और अहम सपोर्ट लेवल को भी यहाँ पर बाजार तोड़ नहीं रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक रेंज में यहाँ पर बाजार कारोबार कर रहा है और इस पर भी काफ़ी फ्लैटिश कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी में बैंक निफ्टी में कमजोरी है, करीब 90 अंकों की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो रियल्टी स्टॉक्स हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और इस वक्त निफ्टी रियल्टी स्टॉक्स अगर देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, 2% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दबाव आज हम देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो मार्केट का मूड थोड़ा नेगेटिव ही है, बेरिश है इस वक्त और हर एक चढ़ने वाले शेयरों के सामने हम देख रहे हैं कि लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव ही इस वक्त दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो स्टॉक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं उसमें BPCL, ग्रासिम, पावर ग्रिड, ITC, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कमज़ोरी की अगर बात करें तो आज इंश्योरेंस कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक्स आज कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा L&T और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स के चलते आज यहाँ पर वीकनेस है और डिवीज़ लैब में भी आज कमज़ोरी हम देख रहे हैं। ये इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट में कमजोरी है, एक दायरे में कारोबार हो रहा है। 20,000 टच जरूर हमने किया लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, किसी न किसी तरह वहां पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है और कल की तरह ही हम देख रहे हैं आज का भी सेशन हल्का मुनाफा वसूली वाला ही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बाजार पे आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। आशीष कपूर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इन्वेस्ट शॉप से और कपिल शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कपिल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट में अगर बात करें तो क्या व्यू बन रहा है आपका, ट्रेड लेने की राय देंगे या फिर फिलहाल इंडेक्स को अवॉइड करें? जैसे कि हमने कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि काफी मीन्स मार्केट काफी फ्लैट रहा था, ब्रॉडर मार्केट या फिर लीडिंग स्टॉक्स, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप पे हमें 3% से ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिला था और आज भी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो हम निफ्टी स्मॉल कैप 50 देखते हैं या फिर अल्फा 50 देखते हैं वो 1.25% से 1.5% से कमजोरी में है। तो आपका ब्रॉडर ब्रेथ ऑफ द मार्केट हमें यहाँ पे नेगेटिव जरूर से देखने मिलेगा, लेकिन अंडरलाइन जो मार्केट है या फिर निफ्टी 50 के जो इंडेक्स में देखता हूँ तो 20,000 लेवल जो पहले का भी एक हाई लेवल था और कल के दिन में फिर से हमें एक हाई लेवल देखिए वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी। लेकिन अभी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहा हुआ है तो हम रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस तभी देते हैं कि जब ये रेजिस्टेंस से कुछ रिएक्शन आके उसने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रीच करे। तो अभी तक कोई इंट्राडे के सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रीच नहीं किए हुए हैं। 19,900 वेरी वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस में एक व्यू बना रहा हूँ कि तब तक मार्केट ठीक है, लेकिन 19,900 के नीचे अगर मार्केट स्लाइड करता है तो उसके बाद में हमें 19,800 और बाद में 19,600 के लेवल देखने मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हमें कंफर्मेशन वही देखना चाहिए या फिर बेरिश व्यू बनाने से पहले 19,900 के नीचे मार्केट ऑपरेट होना जरूरी है। बिल्कुल, तो ये है बाजार पे इंडेक्स पर खास राय और खास रणनीति आपको बनाने की सलाह मिलती हुई इस वक्त। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। विकास हैं भोपाल से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नमस्कार विकास जी, पूछें अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे पास 2 स्टॉक हैं, एक लॉरस लैब एंड सेकंड इज BSC। ठीक है। तो लॉरस लैब जो मैंने लिया था वो है 98 रुपीज। ठीक है। और
इसके बारे में पता करना था सर, इसको होल्ड करना है या कितनी क्वांटिटी ली है आपने लॉरस लैब में? क्वांटिटी 5000 है एक्चुअल में, 1000 नंबर थी। हाँ। ये बाद में स्प्लिट कर दिया था, दो जी, शेयर, जी, तो जी। 5000 हो गया। ठीक है, ठीक तो है। फिर एवरेज वैल्यू आ गई 96 रुपीज। ठीक है। हाँ जी। और बीएससी के कितने लेवल पे लिया आपने? बीएससी का भी सर 4038 शेयर है, 4038 एट द रेट 390। ठीक है, 390 पे लिया हुआ है बीएससी और 98 रुपए पे लिया हुआ है लॉरस लैब। चलिए दोनों पे राय लेते हैं। कपूर साहब बताएं, लॉरस लैब पे पहले बताइए, 98 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 5000 स्टॉक हैं, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे मुताबिक कंपनी का थोड़ा सा जो डिफिकल्टी वाला फेज था वो निकल चुका है, बड़ा सेफ उस तरह से है क्योंकि फार्मा में है, और जो कठिनाई का पीरियड था वो भी मेरे मुताबिक अब निकल चुका है। और इन्होंने जो अच्छी बात है कि बहुत अच्छे रेट पे लिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक उस रेट पे कोई टेंशन है, क्योंकि अब तो काफी अच्छा मुनाफे में बैठे हैं। और मेरे मुताबिक यहाँ से तो एक रेगुलर रिटर्न देने की बहुत क्षमता रखता है स्टॉक, तो इसमें तो बिल्कुल बने रहें। जो दूसरा है बीएससी आई थिंक दूसरा स्टॉक इनका बीएससी था, तो वो मेरे मुताबिक नॉट ओनली इज अ वेरी गुड स्टॉक जो लिया हुआ है, मेरे मुताबिक उसमें तो और खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो थीम है उसमें मेरे मुताबिक बीएससी इज वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स। तो उसमें तो ना सिर्फ मैं बने रहने की सलाह दूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास है अभी तो और भी, अगर पैसे अवेलेबल है थोड़े और भी खरीदारी कर सकते हैं, एंड ट्राई एंड एवरेज मोर ऑन द डाउन साइड। एंड वो तो डेफिनेटली होल्ड भी है और बाय भी है, और लॉरस लैब्स आई थिंक इज अ गुड होल्ड एट द करंट लेवल। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स सिलेक्शन आपके अच्छे हैं, बेहतरीन लेवल पर एंट्री की थी, तो उसके लिए बधाई आपको, आपके मुनाफे के लिए। और अभी भी दोनों ही आपके निवेश में ऐसी कोई दिक्कत ही नज़र आ रही है, आप होल्ड करके चल सकते हैं अगर पैसे की ज़रूरत ना हो तो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और व्हाट्सएप पर सवाल आया है हमें रोहित जी का। इनके पास IRFC हैं और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, लोगों को थोड़ी चिंता हो रही है जिस तरीके से हाल फिलहाल में पिछले 2-3 दिनों में रेलवे स्टॉक्स टूटे हैं अपने ऊपरी स्तरों से। इनकी भी खरीदारी थोड़ी ऊपरी की है, 90 रुपए के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। IRFC देखिए आज भी 8% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कपिल, आप सलाह दीजिए इस स्टॉक में IRFC और कितना टूट सकता है, इन्हें चिंता करने की बात है या फिर अभी फिलहाल होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक को, IRFC को? जी, IRFC जिस हिसाब से मैं उनके बाइंग का लेवल देख रहा हूँ, वो उन्होंने ऑलमोस्ट हाई पे ही बाय किया हुआ है, और इसका स्टॉक का हाई 92 का है, उनकी एंट्री प्राइस 90 की ही है, और वहां से 2 दिनों से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। आज भी ये स्टॉक 8% से नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में और भी अभी सेलिंग प्रेशर मींस लेट्स से कि जब भी स्टॉक प्राइस चलते हैं तभी एक अच्छा सा एक दौर रहता है प्राइस के अपसाइड मोमेंटम में, लेकिन जब भी वो गिव अप करते हैं, अपना जो सेलिंग प्रेशर आता है, तो वो इतने अच्छा मूव करने के बाद में आपका जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़े टाइम में सेटल नहीं होता है, वो ज्यादा स्ट्रेच होता है। तो मेरी हिदायत यहाँ पे ये रहेगी कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग आपकी काफी ज्यादा है, नो डाउट अभी एक काफी पेनफुल सिचुएशन रही होगी, लेकिन फर्दर कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक प्राइस जब भी आपके नीचे में 70 का लेवल जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, या फिर इसके बाद में तकरीबन 55 के भी नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल हमें देखने मिल सकते हैं वैसे, तो करंट लेवल पे एग्जिट कीजिए। ठीक है, तो करंट लेवल पर आपको यहां से एग्जिट होने की सलाह मिलती हुई अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। नीलेश हैं अहमदाबाद से और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरा सवाल है टोरेंट पावर पर 94 में 100 शेयर लिए, 3-4 महीने में 900 के ऊपर जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो बहुत सीधा सवाल इनका। कपूर साहब बताएं, टोरेंट पावर बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने एंट्री लिया, हालांकि क्वांटिटी कम है, 100 स्टॉक्स ही इन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले चंद महीनों में 900 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं क्या? ऐसा मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि पावर कैपिटल गुड्स इनके जो सेक्टर है काफी सालों बाद अपने मोमेंटम इन्होंने अच्छा लिया है, और प्रदर्शन भी अच्छे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और काफी मेरे मुताबिक रुझान काफी अच्छा रहना चाहिए आने वाले समय में। तो उनका रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं, मेरे मुताबिक तो बने रहें अभी एटलीस्ट अगला 1-1.5 साल तो काफी अच्छा लग रहा है पावर और कैपिटल गुड्स के लिए। तो यहाँ से आपको स्टॉक और अच्छे रिटर्न्स देख के जाने चाहिए, तो अभी बने रहें।
ठीक है, तो बने रहने की राय टोरेंट पावर में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ इस बीच एंजल वन से स्नेहा स्लेट जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। कहाँ ट्रेड करें आज? इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक के काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसमें लॉन्ग कॉल का ट्रेड लेने की सलाह दूंगी। अगर आप ये काउंटर देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 1360 जोन 1370 जोन के आसपास, और उसके बाद देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। काउंटर के लिए अभी के लिए 1410 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है। आई बिलीव यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक चांस लेना चाहिए और लॉन्ग करना चाहिए इस काउंटर में। आई वुड सजेस्ट कि इसमें 1440 की जो कॉल है वो लॉन्ग करें। करंट लेवल्स पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, और उसमें जो स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड, स्टॉप लॉस जो है वो 11 का रहेगा, टारगेट 49 तक के रहेंगे। 25 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एज पर दी स्टॉप लॉस एंड टारगेट अगर आप प्रॉफिट पोटेंशियल देखें दैट इज अराउंड 12,000, और जो लॉस हो सकता है दैट कैन बी अराउंड 7,000। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक खरीदारी करने की सलाह, 1440 की कॉल, 24 से 25 रुपए के बीच आप खरीद सकते हैं। इस ऑप्शन के जरिए अधिकतम मुनाफा जो है वो है 17,000 का, लेकिन नुकसान 12,000 का भी हो सकता है आपको, तो इसका ध्यान रखिए। और ऑप्शन में जैसा कि हम आपको बार बार एक रिस्क डिस्क्लोजर भी देते हैं, संभल के ट्रेड करने की राय आपको एफएनओ में दी जा रही है, क्योंकि जोखिम काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ता है। तो अपना प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सुखवीर हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से। सुखवीर, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी सर मेरे पास सीक्वेंट साइंस के 200 शेयर है सर, 170 के बाद से। 170, क्वांटिटी कितनी है? 200 सर। 200 के करीब इन्होंने सीक्वेंट साइंस के स्टॉक परचेज किए हैं। कपूर साहब, आप अगर इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो तो जरा बताएं क्या नजरिया होगा सीक्वेंट साइंस पे? कपूर सर, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। हाँ जी, सॉरी, आई एम सेइंग कि मैं इस सीक्वेंस साइंस को मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ, तो इसके बारे में मैं ठीक है ठीक है। जरा कपिल आपके पास आएंगे, आप बताएं आपका कोई नजरिया इस पे बनता हुआ। जी, सीक्वेंस साइड का जो मैं ट्रेंड देखता हूँ तो नॉर्मली सारे स्मॉल कैप मिड कैप में काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, लेकिन ये स्टॉक एकदम विपरीत ही चला हुआ है, एकदम नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका बना रहा हुआ है। और थोड़े हल्के से टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा उछाल आया था, एक अच्छा सा एक पिकअप करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी के टाइम पे वो वहां से भी वो स्टॉक स्लाइड होता है वो देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, काफी वीक ही है, और ये स्टॉक 87 के नीचे जब सस्टेन करने लग जाता है तो और भी इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और नीचे में बाद में ये स्टॉक कहाँ ना कहाँ पे 81 के लेवल्स भी बना सकता है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, तो उसके बेसिस पे एक सेल का व्यू यहाँ पे रहेगा, इसमें से एग्जिट करनी चाहिए। तो यहां पर सुखवीर जी आपको एग्जिट करने की सलाह, यहां पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार आपके सवाल मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर नीरज सिंह जी का सवाल आया है। इनका सवाल है प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स पर 2000 शेयर्स इन्होंने 295 पर लिया हुआ था, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी। अभी फिलहाल 269 पर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। ये बीच में चला भी काफ़ी था, हमने 300 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखे थे, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन्होंने भी जो खरीदारी है वो थोड़ी ऊपरी लेवल पर कर ली है, इस वजह से इनको नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कपिल आप सलाह दीजिए, प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? अब इन्हें थोड़ी रिकवरी के लिए और बने रहना चाहिए, और अगर कुछ स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी इन्हें सुझाइए। जी, प्रिसिजन कैमशाफ्ट वैसे देखा जाए तो उसका ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव ही रहा हुआ है, और पिछले कुछ दिनों से 300 से लेकर स्टॉक 270 तक आया हो, तो उसका हम एक इंटरमीडिएट करेक्शन ही मान रहे हैं। स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अगर
स्टॉप लॉस काफी टाइट रखना होता है, रिस्क एपेटाइट काफी लिमिटेड होती है, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक 268 में चल रहा है, 260 का इसका सपोर्ट लेवल आता है, 260 के नीचे चला जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। या फिर आप थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव में इस स्टॉक को देख रहे हो और आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टॉप लॉस कुछ 230 के यहाँ पे आएगा। ओवरऑल ट्रेंड के परस्पेक्टिव देखा जाए तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव में है और 230 के ऊपर ये स्टॉक पॉजिटिव जोन में ही रहेगा, लेकिन हमें अपनी रिस्क एपेटाइट को देख के अगर कम रिस्क एपेटाइट होती है तो होल्ड करना चाहिए 260 के स्टॉप लॉस के साथ में, रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है तो 230 स्टॉप के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी सुझाया गया है और आपको बने रहने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हैं पटना बिहार से। ऋषिकेश जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। जी सर, हमारे पास बायोकॉन का शेयर है 500, 275 पे मैंने बाई किया था। हेलो, क्वांटिटी 500 ना? हाँ ठीक और है। एचपीसीएल का 265 पे। हाँ 265 पे। कितनी क्वांटिटी है एचपीसीएल में? बताएं कितना खरीदा आपने? एचपीसीएल मैंने लिया था 265 पे 300। ठीक है। और बायोकॉन लिया था 275 पे, मैंने लिया था 500। ठीक है, ठीक है। चलिए दोनों पे आपको राय देते हैं। कपूर साहब बताएं, सबसे पहले बायोकॉन पे दें। इन्होंने बायोकॉन 275 पे खरीदा है, यानी कि इनके लेवल से नीचे है। 500 क्या इन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं, जरा इस पे पहले राय दें। देखो ओवरऑल मैं कहूँगा बायोकॉन मेरा जो पसंदीदा शेयर नहीं है क्योंकि फार्मा में काफी हद तक ही अंडर परफॉर्म करता है और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखें या लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखें इसका तो ओवरऑल जैसे 5-10 लास्ट ईयर्स में इसने स्टॉक ने बाकी फार्मा शेयर की तुलना में कम रिटर्न दिए हैं। बट अब जिस लेवल पे अभी बायोकॉन है और जिस लेवल पे इन्वेस्टर ने लिया है वो काफी इंटरेस्टिंग लेवल है क्योंकि काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये ऑलमोस्ट आपने लो लेवल के आसपास ही लिया है। लो बेकल 230-240 तक का था तो कोई ज्यादा ऊपर नहीं लिया। तो यहाँ से मेरे मुताबिक अगर आपके पास समय की कोई सीमा समय की कोई बंदिश नहीं है तो मेरे मुताबिक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा कोई स्टॉक नहीं लगता मेरे को। कंपनी का भी प्रदर्शन कोई बाकी फार्मा कंपनीज की तुलना में काफी कम है। बहुत हमेशा लगता है स्कोप बहुत है पर रिटर्न के क्षेत्र में ये शेयर और कंपनी हमेशा थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। तो अभी तो आप बने रहें पर जहां पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिले मेरे मुताबिक 300 से ऊपर जब ये रेट आए तो आप उस टाइम निकल के किसी और फार्मा या किसी और शेयर में चले जाएं। पर अभी के लिए आप बने रह सकते हैं, यहाँ पे आपको ये शेयर मुनाफा कहीं ना कहीं देके जाएगा। बट जब मुनाफा आए तो रिमेंबर कि इसको बुक करना है और कहीं और जाना है क्योंकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया। एक और स्टॉक है सर इनका एचपीसीएल, 265 की इनकी खरीदी है, 300 स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं। इनके लेवल से ये भी स्टॉक नीचे और हाल फिलहाल जिस तरह की खबरें आई उससे प्रेशर में भी ओएमसीज नजर आ रही हैं। इस पे क्या नजरिया बन रहा है? देखो इसमें भी मैं कहूंगा कि अभी बने रहें क्योंकि अगेन एचपीसीएल कोई बहुत इसका हिस्ट्री देखेंगे तो काफी निराश किए है इन्वेस्टर्स को इसने हमेशा, इसने और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। पर इसमें दो चीजें अच्छी हैं। एक तो बहुत सालों बाद मार्केट पीएसयू स्टॉक्स को एक अच्छे नजरिए से देख रही है, एक वैल्यू बाइंग उनमें स्टॉक्स इन पूरे सेक्टर में इमर्ज किया होकर आ रही है। पीएसयू सेक्टर की अगर मैं बात करूं उसमें ऑयल मार्केटिंग रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। क्रूड को लेकर कंसर्न्स हैं पर मेरे मुताबिक क्रूड का ऊपर नीचे जाना चलता रहेगा। पर जब भी एक तरह से करेक्शन आएगा क्रूड में तो मेरे मुताबिक आईओसी एचपीसीएल ये स्टॉक्स आपको काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो आप बने रहें। आपका लकीली आपका जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा हाई नहीं है। इस रेट से आपको मेरे मुताबिक मुनाफा मिलेगा। पर अगेन जैसे मैंने बायोकॉन के बारे में बताया था लॉन्ग टर्म नजरिए से बहुत अच्छा नहीं। जब आपका मुनाफा आए 10-12% बने तो उस टाइम आप निकल के कहीं और पैसा डाल दीजिए। तो ये आपको बेहतर रणनीति सुझाई गई है कपूर सर की ओर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आरआर काबेल के आईपीओ पर आपके सामने 360 डिग्री विश्लेषण लेकर हाजिर हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, ओवर टू यू।
आईपीओ मार्केट पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है और आज जिस आईपीओ की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आरआर काबेल का। वायर और केबल सेक्टर की एक कंपनी है और इस सेक्टर में पहले से ही बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं। केया इंडस्ट्रीज है, पॉलीकैब है, हेवेल्स है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस कंपनी के आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं? अगर लगाने हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाने हैं या फिर लंबी अवधि के लिए लगाने हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आपसे सवाल जवाब के फहरिस्त जो है उसको सामने रखेंगे, लेकिन इसके पहले जरा आईपीओ के बारे में जानकारी, बेसिक जो बातें हैं ना वो दर्शकों को बता देते हैं। आईपीओ आज से लेकर 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। इशू साइज है 1960 करोड़ रुपए का और उसमें जो फ्रेश इशू है सिर्फ 180 करोड़ का है, ये ध्यान देने वाली बात है। और ओएफएस है 1780 करोड़ का। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के वो अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे और जो पैसा जाएगा वो उनकी जेब में जाएगा। ये एक ध्यान देने वाली बात है। प्राइस बैंड है 983 रुपए से लेकर 1035 का और अगर आप कर्मचारी हैं कंपनी के आरआर काबेल के तो आपको 98 रुपए का फायदा तो पहले ही दे दी जा रही है। केबल्स एंड वायर्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स का कारोबार है। 5% का मार्केट शेयर है केबल्स और वायर्स में और केबल्स एंड वायर्स में बीटीसी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है कंपनी की। तो ये रहे इसके बारे में बेसिक जानकारी। अब चर्चा पे आते हैं और समझते हैं कि इस आईपीओ में आपको करना क्या है। और बहुत बेसिक सवाल, वो सवाल जो आपके ज़हन में उठ रहे हैं, आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब देंगे इस खास चर्चा के जरिए। गौरांग सर, पहला सवाल आपसे, और ये दर्शकों के सवाल है, पूछ मैं रहा हूं, वो ये है कि क्या इसमें पैसे लगाने हैं? अगर हां तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं या फिर लंबी अवधि के लिए लगाएं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने कल ही मेरे ख्याल से आरआर काबेल लिमिटेड पर एक आईपीओ नोट जारी करी है और उसमें हमने लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब, यानी कि आप आईपीओ में पैसा लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, ऐसी राय हमने निकाली है और हम राय दे रहे हैं यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। अब जैसे आप बता रहे थे 983 से 1035 का प्राइस बैंड है इस पर्टिकुलर आईपीओ का। पिछले 20 साल से इतिहास रहा है आरआर काबेल का भारत में कामकाज करने का। ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कामकाज करती है और जैसे मैंने बताया 20 साल का इनका इतिहास है। दो मुख्य कारोबार है इनके, एक है सेगमेंट वायर्स और केबल्स का और दूसरा है घरेलू आधुनिक उपकरण, ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनी। कंपनी भारत में तो कामकाज करती है लेकिन उतना ही बढ़िया कामकाज इनका विदेशों में भी है। और हमारा अनुमान ये कहता है कि जिस प्रकार से मार्केट न्यू ऑर्डर का है और रिप्लेसमेंट मार्केट का है और जिस प्रकार से इनका मार्केट शेयर है, मेरे ख्याल से अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो ये ज्यादा उचित होगा। लंबी अवधि के लिए करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आरआर काबेल में। लेकिन गौरांग सर, ये बताइए कि मान लीजिए किसी को अगर लिस्टिंग गेन के लिए करना ही हो, मतलब कि बहुत सारे मेंटेलिटी होती है आईपीओ में कि अच्छा ठीक है आईपीओ खुला है, आवेदन लोग कर देते हैं, लग गया तो जिस दिन लिस्टिंग होती है लोग निकल भी जाते हैं। तो कितने प्रतिशत की लिस्टिंग गेन की उम्मीद करनी चाहिए इस शेयर में? देखिए अभिषेक, ये छोटी अवधि में तो हम ज्यादा टिप्पणी करते नहीं है, लेकिन आजकल लोगों को आदत सी पड़ गई है। आपके पास अगर पूंजी की सुविधा नहीं है तो आप बाजार में से भी पैसे उठा करके काफी लोग लगाते हैं आईपीओ में और वो लिस्टिंग गेन का कारण बन जाता है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है। एक सीमित समय में आपको वो पैसे भी वापस देने होते हैं जिनके पास से आपने वो पैसे लिए हो। तो काफी लोग इस दुविधा में फंसे हुए होते हैं। लिस्टिंग गेन्स की तो मैं ज्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ अभिषेक, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ उसके लिए। लेकिन एक इतिहास जो चला है, मेरे ख्याल से कम आईपीओ जो बैंड है उससे 10, 15, 20% के आसपास का ये अनुमानित अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा अभिषेक कि अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, अगर आपने बाजार में से रुपया नहीं उठाया और खुद का जो जमा पूंजी है वो बचा करके आपने रखी और आपने ये दिमाग में सोचा हो कि वो अच्छा आईपीओ आएगा तो हम वहां पर पैसे लगाएंगे, तो ये लंबी अवधि के लिए हम राय देंगे कि आप बिल्कुल यहाँ पर पैसा निवेश कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अभिषेक कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है उसकी एक परछाई जो है सकारात्मक,
वो आरआर केबल जैसी बाकी जो अन्य कंपनियां हैं उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी आपको इनके उपकरण और वायर्स की जरूरत पड़ेगी, केबल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया है कि तो आपको लेना है, लेकिन लंबी अवधि के लिए इस पर आपको अपनी राय बनानी है। गौरांग साहब, वैल्यूएशन हम चेक कर रहे थे और देख रहे हैं कि उतना कंफर्ट नहीं है। अगर हम दिग्गजों से अगर तुलना करें जो इस सेक्टर में जो डोमिनेंट प्लेयर हैं, पॉलीकैब हो गया, केआई हो गया, फिनोलेक्स केबल हो गया, हैवेल्स को छोड़ दें तो 3-4 कंपनियों से इनके 1 ईयर फॉरवर्ड अगर हम पीई की बात करें अगर, तो थोड़े से ज़्यादा हैं। क्या ये थोड़ा सा चिंता का विषय है आपके लिए? केबल्स, वायर और गौरांग सर, हेलो, हमारा आवाज आ रहा है आपको? हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो मैं ये बता रहा था कि ये पांचवी सबसे बड़ी ब्रांडेड कंपनी है वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स के सेगमेंट में भारत में। थोड़ा बहुत महंगा बिल्कुल है, लेकिन अगर आप छोटी अवधि के लिए नहीं सोचते, और जिस प्रकार से मैं इनके बयान सुन रहा था कारोबार को लेकर के, जो इनकी रणनीति और जो पूरी भविष्य में जो बढ़ाएंगे कारोबार को आगे, उसको लेकर के मेरे ख्याल से एक सकारात्मक सा रुझान होता है। एक चीज अगर मुझे थोड़ी बहुत चिंताजनक लग रही, क्योंकि वायर्स में जाते हैं, वायर्स और केबल्स में आपके कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस का असर पड़ता है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में काफी ऊपर जाते हैं तो इनके मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, ऐसा मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ। लेकिन अगर ये सक्षम रूप से अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को काम में लाते हैं और कुछ हद तक उपभोक्ताओं तक भाव बढ़ा करके वो पास ऑन करते हैं, तो मार्जिन इंटैक्ट रहने की पूरी संभावना है। मार्जिन बरकरार रखेंगे, हमारा अगला सवाल भी यही था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल का जो भाव है वो $92 के ऊपर निकल गया है, और कहने की ये भी एक रॉ मटेरियल का अहम हिस्सा होता है कंपनियों के लिए। क्या क्रूड का बढ़ना भी थोड़ी सी चिंता की बात है, ऐसा लग रहा है आपको? छोटी मध्यम अवधि में ये दिक्कत बिल्कुल है, क्योंकि भारत करीबन 70-75% जो हमारी ऊर्जा की जरूरत है, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह में, एलपीजी गैस या फिर केरोसिन वगैरह में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं कच्चे तेल के, उसके दाम ऊपर जाते हैं, तो उन सभी देशों को असर पड़ता है जहां पर ज्यादा निर्भरता हो। लेकिन सरकार रशिया से, और अभी हाल ही में जो G20 की समिट हुई थी, वहां पर सऊदी अरेबिया से भी मुलाकात की थी, क्राउन प्रिंस से, ईरान से बात हो रही है सरकार की कि लोकल करेंसी डोमिनेटेड ट्रेड किया जाए अगर वहां से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस और कच्चा तेल। तो ये थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एक वो कुशनिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं अभिषेक, वो आ सकता है। लेकिन $90 के पार जाना कच्चा तेल का दाम, वो भी एक चिंता का कारण है। रुपया कमजोर होता है डॉलर के सामने, वो भी चिंता का कारण है। और कमी की बारिश की जो कमी है वो भी एक चिंता का कारण है। ये मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक छोटी मध्यम अवधि के लिए। छोटी मध्यम अवधि में ये चिंता है, लेकिन एक चिंता जो गौरांग सर मुझे लग रही है, आपने ग्रोथ की बात की, लेकिन देखिए 2 तरह के आईपीओ होते हैं मोटा मोटी। एक तो वो कि कंपनी में पैसा आ रहा है, उनको ग्रोथ के लिए, विस्तार के लिए पैसे चाहिए, तो इक्विटी अपना डाइल्यूट करते हैं। दूसरा होता है कि जिसमें ओएफएस का जो पोर्शन होता है ज़्यादा होता है, जो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है अपनी स्टेक डाइल्यूट करके पैसा उनकी जेब में गया। इस कंपनी केस में भी ऐसा है कि आप देखिए, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ओएफएस है 1780 करोड़ का, 180 करोड़ का ही फ्रेश इशू है, और उसमें से भी जो पैसे आएंगे ना वो डेट रीपेमेंट में ज्यादा जा रहे हैं। ये आपको थोड़ी सी चिंता का विषय लग रहा है या फिर नहीं? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मात्र यही आईपीओ नहीं, अभिषेक आप देख लीजिए, इतिहास में ऐसे काफी सारे आईपीओ आए हैं जहां पर से प्रमोटर्स आईपीओ लेके आते हैं, कोई बड़ा निवेशक वहां से निकलने की, चाहे वो प्रमोटर हो या फिर दूसरा कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हो, वो आईपीओ के माध्यम के द्वारा अपना जो निवेश है, अगर उनको अनुमान लगता है कि हमने हमारे हिसाब से जो निवेश किया था उसके आधार पर हमें आईपीओ में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो विनिवेश कर देते हैं और वो डाइल्यूट कर देते हैं स्टेक। डेट कम होना भी एक अच्छी बात है बैलेंस शीट में, क्योंकि डेट बढ़ जाती तो वो भी हम जैसे जो बुनियादी तर्क के आधार पर विश्लेषण करते हैं, कंपनियों का अनुमान लगाते हैं, तो डेट हैवी बैलेंस शीट भी हमें चिंता का कारण लगता है। तो इस प्रकार से अगर थोड़ी बहुत डेट कम हो जाती है तो मेरे ख्याल से इसमें एक सकारात्मक सा नजरिया रखना चाहिए। आगे जाकर के जो बाकी अन्य तरीके से कारोबार को बढ़ाने की बात की है, और जो अपॉर्चुनिटी है अभिषेक इन सब कंपनियों को, इस क्षेत्र की कंपनियों को, वो काफी बड़ी लगती है। हाउसिंग का कह सकते हैं कि एक ये प्रॉक्सी प्ले है। जिस तरह से घरों की डिमांड बढ़ेगी, जिस तरह से घर बढ़ेंगे, होम रिनोवेशन होगा, इन कंपनियों के लिए डिमांड बढ़ती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये गौरांग सर हम देखते हैं कि
जितना बढ़िया सब्सक्रिप्शन उतना बढ़िया लिस्टिंग, ये साफ साफ कोरिलेशन है। और हाल फिलहाल हमने देखे कि बड़े दमदार सब्सक्रिप्शन आए हैं, मतलब 90 गुना तक भरे हैं आईपीओज। इसमें किस तरह के सब्सक्रिप्शन फिगर आप देख रहे हैं? सेल पोर्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से दोनों हाथों से लंबी अवधि के निवेशक यहाँ पर पैसे निवेश करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ में। इसमें ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पोस्ट लिस्टिंग भी कारोबार के आधार पर और नतीजों के आधार पर ये कंपनी अच्छा काम करेगी। गौरांग सर, एक छोटा सवाल आखिर में आपसे जरूर लेंगे। आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं ना, थोड़ा मतलब वैल्यूएशन वाले फैक्टर को लेकर अगर चिंतित हैं भी, तो अगर लिस्टिंग हो जाए तो लिस्टिंग होने के बाद भी आरआर काबिल पर ही आप पॉजिटिव रहेंगे, या इस स्पेस में कोई बाकी जो कंपनियां हैं KEI, पॉलीकैब, हैवेल्स, इनमें कहीं आपको बेहतर वैल्यू दिख रही है? तो हैवेल्स पर भी हमारी खरीदारी की राय है। एक दूसरी कंपनी है फिनोलेक्स केबल्स, वहां पर भी हमारी खरीदारी की राय है अभिषेक। और ये जो पूरा रियल एस्टेट रिलेटेड, चाहे वो केबल्स वायर की कंपनियां हो या फिर टाइल्स वेट्रिफाइड टाइल्स बनाने की कंपनियां हो या फिर सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनियां हो, इसका एक सकारात्मक सा रुझान पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि और अक्सर अभी हमने देखा है कि जब भी लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन बढ़िया हो जाता है, लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं, तो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग के बाद कंपनी में लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश करने की मन बना रहे हो, तो मैं पूरी ताकत लगा करके थोड़ा समय दे। लिस्टिंग के बाद ये जो शॉर्ट में लिस्टिंग गेन्स वाले जो आ जाते हैं, उनका सब माल निकल जाता है। उसके बाद आप मन बनाएं और फिर धीरे धीरे करके कंपनी में निवेश करें। जल्दबाजी करके किसी भी शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आरआर काबिल से आरआरआर जैसी आप उम्मीद ना कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कंपनी में काबिलियत है और इसमें आप लंबी अवधि का निवेश करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। आईपीओ पर इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस पर अपने वैल्यूएबल इनपुट्स शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। एक खास खबर की ओर, त्योहारी सीजन शुरू होने वाले हैं। त्योहारों में गाड़ियों की डिमांड बढ़ने वाली है। इसको लेकर कंपनियों की क्या तैयारी है और बिक्री को लेकर आउटलुक क्या है, इस पर हमसे खास बातचीत की टाटा मोटर्स के व्हीकल्स प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा ने। फेस्टिवल सीजन की तैयारी हो रही है। भारत में बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन माना जाता है, जिसमें कारें बिकती हैं, मोटरसाइकिल्स बिकती हैं, सब तरह की गाड़ियां बहुत ज़्यादा बिकती हैं। पर पूरा प्लान क्या है फेस्टिवल सीजन के बारे में और आगे सेल्स के बारे में क्या प्लान है, इसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर शैलेश चंद्रा, जो MD हैं पीवी और EV बिजनेस के। शैलेश जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। शुरुआत करते हैं अभी सेल्स से। सितंबर की सेल्स हैं, तो क्या फेस्टिवल सीजन का जो आपको इम्पैक्ट है दिखना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल। जहाँ तक कि आपको पता है कि केरला में ऑलरेडी ओनम चालू हो चुकी थी और हम अगस्त में ही देखे कि उसका इम्पैक्ट दिख रहा था। डबल डिजिट ग्रोथ नॉर्मल मंथ्स के बनिस्बत उसमें डबल डिजिट ग्रोथ क्लियरली दिख रही थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा सिग्नल है कि आने वाले 60 दिनों में जो फेस्टिविटीज़ होंगी पूरे कंट्री में वो कैसी होने वाली है। सो हम काफ़ी आश्वस्त फील कर रहे थे कि हमारी फेस्टिव सीज़न आने वाले दिनों में अच्छी होंगी और इसकी पूरी तैयारी है हमारी तरफ से। और क्या ऑफरिंग रहेंगी आपकी तरफ से इस बार? ग्राहक क्या किस चीज़ की उम्मीद करें? आपकी तरफ से तैयारियां क्या हैं? क्या रिफर्बिश्ड गाड़ियां आएंगी या फिर गाड़ियां नए मॉडल आप पूरे लॉन्च करेंगे? क्या तैयारी है आपकी तरफ से? तो हमने तो नए मॉडल लॉन्च करना अगस्त से ही चालू कर दिया था। इनफैक्ट जुलाई एंड से CNG में हम लोगों ने एक बहुत ही एक यूनिक इनोवेशन लाया था, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जिसमें कि पूरी बूट स्पेस आपको मिल जाती है और उसमें काफ़ी तेज़ हमें डिमांड दिखी है उसमें। तो वो फेस्टिव सीज़न में कस्टमर्स जो है उसको अवेल कर सकते हैं। और हमें अब परसों हम लोग वो नेक्सॉन, जो नई नेक्सॉन है, उसकी भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने उसको ऑलरेडी 7-8 दिन पहले अनवेल किया था और बुकिंग्स भी स्टार्ट की थी, EV एज वेल एज आइस वर्जन। तो ये भी एक नए मॉडल को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत तेज़ दिख रही है हमें। तो ये कंज्यूमर्स के पास ये 2 ऑफरिंग्स, 2 मतलब 4 CNG में और ये 2 इलेक्ट्रिक और आइस में नेक्सॉन मिलेगी। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ग्रोथ मिलेगा हमें। और जहाँ तक कि बाकी मॉडल्स हैं उसमें अट्रैक्टिव ऑफर्स भी रहेंगी, तो देखते हैं।